हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। काफी लंबे समय बाद कांग्रेस को किसी राज्य में बहुमत मिली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य में इस बार विपक्ष के तौर पर बीजेपी मजबूत दिख रही है और कांग्रेस की जो हालत है उसके मुताबिक कांग्रेस के लिए अपना कार्यकाल पूरा करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिमाचल में मुख्यमंत्री बने 12 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है। पार्टी आला कमान ने पार्टी में गुटबाजी फैले ना इसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन कैबिनेट विस्तार पार्टी और 10 जनपद के गली की हड्डी बन गई है। पार्टी ने जमीनी नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब तक राज परिवार यानी कि प्रतिभा सिंह और उनके बेटे की नाराजगी को वो दूर नहीं कर पाए हैं। गुटबाजी को ही कम करने का सिला था कि हिमाचल को अपने राजनीतिक काल का पहला उप मुख्यमंत्री मिला, लेकिन सुक्खू गुट और प्रतिभा गुट अब भी एक दूसरे के खिलाफ शह और मात का खेल खेल रहे हैं। अब दोनों ही गुट ने कैबिनेट में अपने विधायकों को जगह दिलाने की नूरा कुश्ती चालू कर दी है। हिमाचल के कई नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दोनों ही गुटों को भरोसा है कि दिल्ली दरबार उनके हक में फैसला देगा, लेकिन अभी दरबार में शांत खामोशी है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कैबिनेट मंत्रियों की एक लिस्ट आला कमान को भेज दी है, जिस पर अभी दिल्ली दरबार ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। कहा ऐसा जा रहा है कि दोनों ही गुट के विधायक एक दूसरे की कुर्सी हथियाने में लगे हैं। दोनों ही गुट के विधायकों ने तलवारें निकाल रखी हैं एक दूसरे की कुर्सी काटने के लिए, लेकिन अभी तक दोनों ही गुट के हाथ कुछ नहीं लगा है। दिल्ली में दोनों ही गुट के विधायकों ने डेरा डाला हुआ है। प्रतिभा सिंह गुट के विधायकों का कहना है कि पार्टी ने शिमला, सोलन, हमीरपुर और ऊना में असाधारण प्रदर्शन किया है। कैबिनेट का विस्तार न होने की वजह से विकास के कार्य सभी मामले लंबित हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ 10 दिसंबर को हो गई थी, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कैबिनेट का विस्तार अगले 3 से 4 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन गुटबाजी की वजह से कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। गुटबाजी ऐसे ही लगातार चलती रही तो कब किस गुट के विधायक भगवामय हो जाएंगे पार्टी को खुद भी नहीं पता चलेगा। कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह के 10 कट्टर समर्थक विधायक हैं जो सियासी हवा को बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे में हाई कमान ने अगर जल्द ही दोनों गुटों की समस्या को दूर नहीं किया तो पार्टी तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों बड़े बुरे फंसे हुए हैं, फिर चाहे वो उनकी दागी नेताओं की बात हो या फिर महाठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा लगातार केजरीवाल की पोल खोलने की बात हो। वहीं अब केजरीवाल अपनी फ्री वाली पॉलिसी को लेकर भी सवालों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में सरकार के पास पैसों की कमी होती जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या पंजाब की भगवंत मान सरकार, दोनों ही जगह सरकारों का खजाना खाली होने की वजह से सैलरी देने में देरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान कई बार विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। वहीं अब सैलरी नहीं मिलने पर वेतनधारी केजरीवाल के घर के सामने पहुंचे और सैलरी न देने पर केजरीवाल के खिलाफ धरना देने की भी चेतावनी दी। दरअसल एक तरफ जहां मौलवियों को वेतन दिए जाने वाले मंदिरों के पुजारी को भी वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं इसी बीच दिल्ली के कई मौलवियों और इमामों का कहना है कि पिछले 8 महीनों से दिल्ली सरकार ने उन्हें सैलरी नहीं दी है। सैलरी की मांग को लेकर मौलवी और इमाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ही सरकार ने उन्हें सैलरी नहीं मुहैया करवाई तो इसके लिए वो धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। दिल्ली सरकार मौलवियों और इमामों को दी जाने वाली सैलरी को लेकर अक्सर विवादों में बनी रहती है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर इकट्ठा हुए दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों के इमामों और मौलवियों का आरोप है कि उन्हें 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसी की मांग को लेकर के मौलवी और इमाम सीएम अरविंद केजरीवाल को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। उनका कहना है कि सरकार किसी भी पक्ष को सैलरी दे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार मंदिरों को पुजारी के अलावा अन्य धार्मिक स्थानों पर काम करने वालों को भी सैलरी दे, लेकिन मस्जिदों में काम करने वाले मौलाना और इमामों को सैलरी मिलना चाहिए। मौलाना और इमामों ने आगे बताया कि पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं मिलने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनके लिए घर के खर्चे पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। उनका कहना है कि सैलरी उनका हक है और इसकी मांग बिल्कुल जायज है। वो अपना हक लेकर के रहेंगे और अगर सरकार जल्दी ही सैलरी देने की उनकी मांग को नहीं मानती तो आने वाले दिनों में ये और भी एकजुट होकर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानत उल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इधर इमाम सैलरी न मिलने से परेशान हैं।
दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खां भी नियमों के खिलाफ भर्तियों के आरोप में जांच का सामना कर रहे हैं। इस बारे में अमानतुल्लाह खां ने पिछले दिनों कहा था कि एसीबी और ईडी की जांच की वजह से कई तरह के कामकाज प्रभावित हुए हैं। वहीं इस बार सैलरी न देने की वजह से केजरीवाल दिल्ली के इमामों और मौलवियों के निशाने पर आ गए हैं। गांधी परिवार पर मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। गांधी परिवार पर से न राजनीतिक संकट खत्म हो रहा है और न ही पारिवारिक। गांधी परिवार का लगभग हर व्यक्ति कोई न कोई मुकदमा झेल ही रहा है। माँ, बेटे और घर के दामाद जमानत पर रिहा हैं। अगर घोटाले के मामलों में एक केस से जमानत मिलती है, तब तक दूसरे केस में परिवार का कोई न कोई व्यक्ति जांच एजेंसी और अदालत के निशाने पर आ ही जाता है। गांधी परिवार देश की सबसे पुरानी पार्टी की कर्ता धर्ता है, लेकिन परिवार का हर सदस्य किसी न किसी मामले में जांच एजेंसी का सामना कर रहा है। ईमानदारी और शहादत की कस्में खाने वाले गांधी परिवार का हर सदस्य जांच एजेंसी के रडार पर है, जो गांधी परिवार की ईमानदारी की कस्मों को खोखला साबित करती नजर आती है। अब दोबारा से कांग्रेस परिवार की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ताजा मामला गांधी परिवार के दामाद से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चलते हैं कि विस्तार से पूरा मामला दरअसल है क्या। बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त के और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार को कोर्ट फैसला सुना दिया है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरिन वाड्रा तथा बिचौलिए महेश नागर से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। रॉबर्ट वाड्रा, मोरिन वाड्रा को ईडी की गिरफ्त में लेकर पूछताछ करने और कोर्ट की ओर से इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर दायर अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी के साथ रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मम्मी मोरिन वाड्रा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने महेश नागर और अन्य की याचिका खारिज करने के साथ ही फिलहाल 2 सप्ताह तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का फैसला सुनाते हुए फौरी राहत दी है। आपको बता दें, जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इस याचिका पर ईडी और वाड्रा के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल बिचौलिए महेश नागर और रॉबर्ट वाड्रा उनकी मां वॉरिन वाड्रा से जुड़ी हुई कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से साल 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की गई है। एकल पीठ में पेश इस याचिका में उनके खिलाफ जांच रोकने की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश कर वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की जरूरत बताते हुए कोर्ट से कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की इजाजत मांगी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में सुनवाई पूरी करते हुए मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दरअसल साल 2018 में बीकानेर पुलिस ने कोलायत में सरकारी जमीन खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े को लेकर एक एफआईआर रजिस्टर की थी और इसके बाद इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। कोलायत में सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई तो ईडी ने एक एसईआर दर्ज की। उस दौरान स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और महेश नागर ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उनकी और इस मामले से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई कांग्रेस देश को जोड़ने की कोशिशें कर रही है। पता नहीं कांग्रेस को कहां से लगता है कि भारत टूट रहा है। खैर, ये दूसरी बात है। एक बात तो है, जब से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है, तब से लेकर अब तक कांग्रेस की जमकर फजीहत हो रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश में दोबारा कोरोना वापसी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को सिर्फ अपनी यात्रा से मतलब है। देश में क्या हो रहा है उससे राहुल को कोई मतलब नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपनी यात्रा से मतलब है। तभी तो कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को भी राहुल गांधी नजरअंदाज करने पे लगे हैं। जबकि कोविड की पहली लहर के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार ने सही समय पर सही फैसले नहीं लिए, लेकिन अब खुद राहुल गांधी सरकार के सुझाव को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दरअसल कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये बहाने हैं यात्रा को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि सरकार हिंदुस्तान की सच्चाई से डर गई है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। मतलब देखिए कि अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। यह है सच्चाई। साफ जाहिर है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपना लिया है। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जुलाई, सितंबर और नवंबर में गुजरात और ओडिशा में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 4 मामले सामने आए।
स्वास्थ्य मंत्री ने कल राहुल गांधी को एक पत्र लिखा। पीएम आज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस अपनी यात्रा में कोविड से बचाव संबंधी तमाम सावधानियों का पालन हर हाल में करेगी, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। मतलब साफ है कि कांग्रेस अपनी यात्रा रोकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर देश में कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो राहुल गांधी ही सबसे पहले सामने आकर सियासी रोटी सेकने का काम करेंगे और इसके लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराएंगे। हालांकि इस बार खुद राहुल गांधी ने यात्रा न रोकने की बात कहकर अपनी पोल खोल दी है और उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ये साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं एनडीए गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं उद्धव गुट के शिवसेना को सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो फाड़ होने के बाद ये पहली परीक्षा थी, लेकिन उद्धव गुट इसमें फेल हो गया है। ग्राम पंचायत चुनाव में उद्धव गुट का हाल कांग्रेस से भी बुरा है। भले ही ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हों, लेकिन इसमें जीत हासिल करना हर दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होता है और इस चुनाव में जीत के लिए सभी दलों ने पूरा दमखम लगाया था। लेकिन महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत का दावा किया है और वहीं उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका भी लगा है। आपको बता दें, भगवा पार्टी के मुताबिक उसने 7,751 से लेकर 2,482 सीटों पर जीत दर्ज की है। रिजल्ट के दौरान महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें भी सामने आई। जलगांव में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की सूचना आई। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे ने भी 842 सीटों पर जीत का दावा किया है और साथ ही ये भी कहा है कि विपक्ष ने जो सरकार के खिलाफ गलत प्रचार किया वो कामयाब नहीं हुआ। अब इस परिणाम के बाद ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी की इस प्रचंड जीत से राज्य के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस काफी गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट करके 7,000 ग्राम पंचायतों में से 2,348 में जीत की जानकारी देते हुए बीजेपी के नंबर पर एक पार्टी बनने का दावा किया है। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी नंबर 1। अब तक करीब 7,000 ग्राम पंचायतों के नतीजे आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 2,348 सीटें जीतकर बीजेपी एक बार फिर नंबर 1 पार्टी बन गई है और एक बार फिर बीजेपी ने अपना निर्विवाद वर्चस्व स्थापित कर दिया है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फिलहाल शिंदे फडणवीस की सरकार है। ऐसे में ग्राम पंचायत चुनावों के नतीजों में उनका बोलबाला नजर आता है। बीजेपी और शिंदे गुट को फिलहाल के नतीजों के मुताबिक सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी ने 2,348 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी के खाते में लगभग 1,200 सीटें गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमा ने 842 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उद्धव गुट ने 639 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने उद्धव गुट को पीछे छोड़ते हुए 869 सीटों पर जीत दर्ज की है। इन चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी और शिंदे गुट के सामने विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। वहीं अपनी पार्टी की करारी हार पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ग्राम पंचायत चुनाव में मिली जीत किसी पार्टी की सफलता नहीं मानी जा सकती। इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। अब उद्धव ठाकरे जो भी कहे, लेकिन जीत जीत होती है। ये इस साल जून में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई पहला स्थानीय निकाय चुनाव था। इस चुनाव को सत्ताधारी शिंदे खेमे और साथ ही बीजेपी के गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था, जिसमें शिंदे और फडणवीस की जोड़ी ने जबरदस्त जीत हासिल कर विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।